नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम सिरसा में हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है अशोक तंवर जी। अशोक तंवर जी हाल ही में आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और अब यहां के एक जाने माने नेता हैं। आज उनसे हरियाणा के चुनाव के बारे में तमाम बातें होंगी और उनकी क्या स्थिति है ये जानने की हम उनसे कोशिश करेंगे। तो देखिए अशोक तंवर जी से हमारी एक खास बातचीत। अशोक जी, एक सवाल पूछूंगा। आज अयोध्या में 500 साल बाद राम नवमी का एक भव्य समारोह हुआ है और पहली बार जो है सूर्य की रोशनी से भगवान राम का टीकाकरण हुआ है। ये आपके लिए, सिरसा के लिए, देश के लिए और ख़ास करके एक दलित नेता के नाते आपका एक बहुत बड़ी पहचान है। कितना मायने रखता है? मायना पूरा बहुत बड़ा एक काम जो विधि विधाता ने लिखा था नरेंद्र मोदी जी के नाम, भारतीय जनता पार्टी के नाम, कि जो 550 वर्ष में राम मंदिर नहीं बना, राम भगवान टेंट में थे, उनको भव्य मंदिर में विराजमान किया गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ पूरे दुनिया के लोग इकट्ठे हुए, पूरा देश आया। तो मैं समझता हूँ कि पहली रामनवमी थी। जो सूर्याभिषेक जिस तरीके से हुआ आज सबने वो देखा है, बहुत बड़ा ये काम हुआ है। आज मैं सबसे पहले तो तमाम जो है राम भक्तों को, हमारे जो सभी लोग जो सनातनी हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को पूरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और प्रभु राम जी की कृपा नरेंद्र मोदी जी पे हो, पूरे इस भारतवर्ष के ऊपर हो और दुनिया का नेतृत्व ये देश करे, इस देश के लोग करें। अशोक जी, इसमें एक सवाल और है कि एक तरफ मोदी जी सनातन धर्म के सभी जो मानने वाले लोग हैं एक वर्ग के रूप में देखते हैं और सबकी पहचान ये करते हैं कि हमारे सामने युवा, किसान, गरीब, महिला, ये मेरे लिए एक वर्ग है। लेकिन दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जो है वो एक जनसंख्या का जो है एक सर्वे होना चाहिए, जातिगत आधार पर सभी लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यह नेतृत्व जो आपके सामने खड़ा है, ये जो पॉलिसी लेके आ रही है और जो जातिगत व्यवस्था में कांग्रेस जो जा रही है, इन दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, जाति व्यवस्था तो मैं समझता हूँ कि आज देश हमारा संविधान से चलता है और ये जो जाति पाति की बात है ये नहीं होनी चाहिए। देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संयुक्त रूप से शिक्षित करके, विकसित करके, हर व्यक्ति को, भारतवासी को ताकत दी जाए, उसकी वो होनी चाहिए। कहते हैं ना, जाति पाति पूछे ना ही कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। तो मैं वही कहूँगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आज जो अपनी दिशा है, मुद्दे हैं, विचारधारा है, उससे भटकती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए लगातार हाशिए पे जाती जा रही है। इस बार पिछली बार से और कम सीटें कांग्रेस और जो एनडीए अलायंस है उसकी होंगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है वो 400 पार। मैं न्यूटन मिश्रा। और अशोक तंवर जी से एक सवाल मेरा है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो लिटरेसी रेट है वो 60% है। अगर ये जीत के आते हैं तो ऐसे स्थिति में अशोक जी आपका सिरसा के एजुकेशन को लेके, सभी जाति धर्म वर्ग के लिए, क्योंकि आप खुद जेएनयू से एक पीएचडी होल्डर हैं, पढ़ाई लिखाई में जिस समाज से आते हैं, आप बार बार कहते हैं कि मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज में शिक्षा, और मैं एक बहुत उस लेवल पर पहुंचा शिक्षा के मुकाम पे जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो शिक्षा को लेके आपका क्या फोकस होगा? शिक्षा को लेकर के पहले भी हमने काम किया। जब मैं 9 से 14 के बीच में सांसद था, नए नए स्कूल बनवाए। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा आरोही मॉडल स्कूल और कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो लड़कियों के लिए है, वो मेरे संसदीय क्षेत्र में हम लेकर के आए। उसके अलावा कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी जो थी, नाम की यूनिवर्सिटी थी, उसको यूजी से ग्रांट दिलवाई, प्रदेश सरकार से ग्रांट दिलवाई, स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ। और अब जो मैं समझता हूँ कि सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी ने भी बहुत काम यहाँ पर किए और प्रदेश की सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से और इस इलाके में हर तरह की शिक्षा है। ये हम टोहाना में खड़े हैं, या संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी जो संतों के शिरोमणि रहे बनारस में, उस समय समकालीन गुरु नानक जी, कबीरदास जी, वो संतों की परंपरा, उनके नाम से मुझे लगता है कि पहला देश का मेडिकल कॉलेज वो यहाँ पर टोहाना के अंदर बनेगा। तो इसी तरीके से चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, इस पूरे इलाके को आगे बढ़ाया सरकार ने
और आने वाले समय में यहाँ उद्योग से लेकर के और तमाम चीज़ें हों, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जहाँ तक लिटरेसी रेट है, मैं समझता हूँ कि वो और बेहतर हो। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है ऐसे में दुष्प्रचार करने में लगी हुई है। मैं उस दुष्प्रचार की बात नहीं करूंगा कांग्रेस ने किया या विपक्ष के किस पार्टी ने किया। अभी कुछ ही समय पहले एक पुराना वीडियो वायरल कराया गया और कांग्रेस ने आपके खिलाफ एक तरह से कहूं कि जब आप कांग्रेस जिहाद छेड़ा हुआ है, जिहाद छेड़ा हुआ है तो कांग्रेस ने आपके खिलाफ कुमारी शैलजा को प्रत्याशी के रूप में उतारा हुआ है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, 2 सवाल आपने किए। पहला सवाल तो ये है कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार, जिहाद, बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक है। क्या ये आप कीमत चुका रहे हैं कांग्रेस से बीजेपी में आने का? मैं जब अंदर था तब भी वो पूरा संयुक्त रूप से हमारे खिलाफ थे, अब भी खिलाफ हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और हम अपना काम करते जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन हमारे साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी का अद्भुत और बड़ा तेजस्वी जो नेतृत्व है वो हमारे साथ है। प्रभु राम जी की कृपा है, बड़े बड़े कार्य हैं, लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज़ादी के बाद राम मंदिर से लेकर के धारा 370, महिलाओं के लिए आरक्षण, हमारा सीए का कानून, जो हमारा करतारपुर कॉरिडोर साहब है वो, तो ये तमाम चीज़ें करने का प्रयास हुआ और हर वर्ग की ताकत बढ़ाई। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विपक्षी वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के सामने और मोदी जी के सामने टिक सकता है। और उम्मीदवार विपक्ष का कौन होगा, क्या होगा, ये तो उनका निर्णय है। लेकिन हमने तो अभी तक आधे से ज़्यादा कैंपेन कर लिया। मुझे 35 दिन हो गए और 35 दिन अब बचे हैं। तो मेरा 70 दिन का कैंपेन और इंडिया अलायंस वालों का 35 दिन का कैंपेन, वो भी जिनको कोई जानता नहीं, यहाँ पर जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फासला है। हमारी दिल्ली के नज़दीक गाड़ी पहुँच चुकी है, उनकी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। सिरसा वीडियो वो वायरल हुई, 3-4 साल पुरानी वीडियो, क्यों वायरल की, किसने करी? हमने जो है चुनाव आयोग को कहा है कि ये कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके ऑफिशियल हैंडल से इस तरीके का दुष्प्रचार जारी है। तो अब उनके ऊपर है, उनका जो साइबर डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर अंकुश लगाए, दुष्प्रचार को ख़त्म करे और कठोर कार्रवाई करे, ताकि चुनाव में जो डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश है ये जो इंडिया अलायंस की, वो कामयाब ना हो सके। अभी जब आपने इसी साल जनवरी में पार्टी ज्वाइन की थी बीजेपी, और उसी के तुरंत बाद प्रगति मैदान में भारत मंडपम में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, वहाँ पे मोदी जी ने आपको, मीडिया में भी कई जगहों पे आया, आपने भी फोटो एक्स पे शेयर किया था, तो वो अंदर से खबर ये निकल के आई कि मोदी जी ने आपको, अरे भाई अशोक तंवर जी कैसे हो, और करके कंधे पे हाथ रख के और फिर आपका सेल्फी, ये क्या दर्शाता है? ये आगे की तरफ क्या कह रहा है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद वो बहुत आवश्यक है, उसके बिना संभव नहीं है। और जब हम गए भारतीय जनता पार्टी में, संपूर्ण नेतृत्व ने, नीचे ग्रास रूट से लेकर के और जो टॉप तक का नेतृत्व है जिसमें मोदी जी है, सबने जो है सहर्ष स्वागत किया, आशीर्वाद दिया। और आज पूरी ताकत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी और देश की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं और उसमें कामयाबी मिलेगी। मेरा अगला सवाल है, जब आप आम आदमी पार्टी छोड़े और बीजेपी में आए, कांग्रेस छोड़ा टीएमसी में गए, टीएमसी छोड़ा आम आदमी पार्टी में गए, तो ये जो एक पिछले 5 साल के दौरान आपका एक साइकिल पीरियड रहा है, इसमें क्या आपने डिफरेंस समझा? और उस नाते आप अपने जो मतदाता हैं, जो आपको 25 मई को वोट करेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? वो आपको क्यों वोट करें? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि अब मैं सबको देखने के बाद, मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, अंदर से उनके अंदर घुस के देख कर के आया हूँ कि इनके अंदर क्या सामान है, कितने खोखले वायदे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं, इनसे बचना और मोदी जी और कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगाना, क्योंकि 5 साल में ये अवसर एक बार आता है, लेकिन ये बुनियाद अगले 50 साल 100 साल की रखता है। ये जो चुनाव है, ये विकसित भारत जिसको मोदी जी बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर 10 वर्ष उन्होंने काम किया है, उसके ऊपर भव्य इमारत, जैसे दिव्य भव्य मंदिर बना रामलला जी का, वैसे ही दिव्य भव्य इमारत इस भारत
भूमि पे जो है वो विकसित भारत की खड़ी होगी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। इसलिए किसी बहकावे में ना आए और एक तरफा देखें और मोदी जी को चुने, 400 पार कराएं। 4 जून 400 पार अब तो कह रही है पूरी जनता और कह रही है विदेशों की सरकार, पूरी दुनिया कह रही है कि भाई आएंगे तो मोदी जी। अशोक जी, अगला सवाल आपसे ये है कि आप जब एज अ सांसद बन के आएंगे तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? चाहे वो एजुकेशन से हो, इंफ्रा से हो, मतलब आप सिरसा को लेके, जिसमें इंटायर फतेहाबाद हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट भी आता है, तो इन सभी जनता के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए जी, हमारा विजन और हमारा एजेंडा तैयार है, 4 जून के बाद मैं अगले 100 दिन का मेरे पास एजेंडा तैयार है, तो उस 100 दिन में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारा एजेंडा भी तैयार है। हमारा एजेंडा है कि जो नशा पंजाब से भेज रहे हैं उसको ख़त्म करना। यहाँ चिट्टा बहुत बिकता है, ये पंजाब के बॉर्डर पे हम बिल्कुल 4-5 जिले लगते हैं यहाँ पर, बरनाला, फाजिलका, ये सारे ऐसे ही जो है आने वाले समय में किसानों की पूरी मजबूती से जो उनके हमारे साथियों की बातें हैं वो और पुरजोर तरीके से रखना। मोदी जी ने किसान, मजदूर, गरीब के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि पूरे 140 करोड़ लोगों की जब तक शक्ति नहीं लगती तब तक विकसित भारत का संकल्प और सपना पूरा नहीं। तो सब साथियों को मोदी जी के साथ जोड़ना है, ये एक बहुत बड़ा सपना। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ और शिक्षण संस्थाएं आएँ, उद्योग धंधे लगे हैं, कानून व्यवस्था और बेहतर हो, तो ये सारी प्राथमिकताएं हैं और वो सबके साथ संभव है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी ने मूल मंत्र दिया हुआ है। अशोक जी, आपके सामने कांग्रेस की एक मजी हुई नेता है जो यहाँ से सांसद भी रह चुकी हैं, उनके सामने आप अपनी चुनौती किस तरह से देखते हैं? बस जितने कांग्रेस के मजे हुए नेता हैं, जनता उनको मांझने के लिए फिर तैयार हो रही है। अभी जब मैदान में आएंगे सब मजे हुए नेता, तो जमानतें बचानी मुश्किल होंगी। कोई इधर से वहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ से वहाँ भाग रहा है, कोई कह रहा है मैं टिकट नहीं लूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, कोई कहता है मैं अपने बेटे को लड़ा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं फलाने को देखिए, जो पार्टी 9.5 वर्ष में अपना संगठन ना बना पाए, जो चुनाव की घोषणा होने के बाद अपना उम्मीदवार ना दे सके, आज हमने 35 दिन हो गए हमारी टिकट को अनाउंस हुए, अब आगे 35 दिन सिर्फ बचे हैं, तो 70 दिन का काम क्या वो एक दिन में कर सकते हैं? या तो इसलिए कल जब गड़बड़ होगी तो मशीनों का दोष डालेंगे। आज उनके पास नेतृत्व है, ना विचारधारा है, ना मुद्दे हैं और ना नैरेटिव है किसी तरीके का। ये तो जनता को मालूम है कि हरियाणा कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, हुड्डा और मैडम में नहीं बनती है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को भी देखिए, अचानक आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है। आपके एक बहुत ही प्रमुख नेता अनिल विज जो है वो रोज ही धमकी के स्वर बोल रहे हैं। क्या आपको संगठन से पूरी उम्मीद है कि आपके साथ पूरी तरह से लगेगा? भाजपा का संगठन, भाजपा का एक एक सिपाही समर्पित होता है, उसको किसी से मतलब नहीं, व्यक्ति कौन आया, कौन गया, कौन नहीं। एक पुराने समय में कहावत होती थी, कोई है नरप होए हमें कहानी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे काम मनोहर लाल जी ने किए, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण, वो कौन थे? नायब सैनी जी कौन है? उन्हीं के सहयोगी हैं, पार्टी में नीचे से उठ करके आए हुए व्यक्ति हैं, उनको तजुर्बा है। और सांसद अब जब जीत करके हमारे मनोहर लाल जी जाएंगे, वो और बड़ा रोल प्ले करेंगे। पार्टी ने ये देखना होता है कि किसको कहाँ जिम्मेदारी देनी है। सब लोग मिलकर के लगे हुए हैं और जितनी मजबूत मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जितना मजबूत नेतृत्व उनके पास है, जमीन पे जैसे पन्ना प्रमुख काम करते हैं, जो सेल्फलेस एक डिवोशन है, इतने हमारे मोर्चे और इतने अग्रणी संगठन है, इतनी शाखाएं हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते जो दूसरे लोग हैं। तो वो हर व्यक्ति पर्दे के पीछे रह करके, उनको फोटो नहीं खिंचवानी, उनका भाव हमारी भारत माता और हमारा देश, यही उनका ध्येय है। लोगों की सेवा करना उनका संकल्प है। देश में अच्छा नेतृत्व निकल करके आए, देश में अच्छा हो, वो लेकर के वो काम कर रहे हैं। अशोक तंवर हरियाणा के एक नेता हैं और सिरसा के उम्मीदवार हैं, लेकिन पूरी देश की जनता के लिए आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ के आए हैं। अब उससे संबंधित एक बहुत ही एक विस्तृत सवाल तो नहीं, बट एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा को भी एक बहुत ही प्रमुख स्टेट माना था 2012-13 के बाद भी, और उसी तरह के संगठन का निर्माण भी किया था। जब उन्होंने योगेंद्र यादव को हटाया, बाकी लोगों को हटाया, आप भी उनसे एक निराश होकर निकले हैं।
तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नज़रिए से हरियाणा के क्या मत? आम आदमी पार्टी बहुत ही संकीर्ण सोच वाले लोगों के, जिनका दिल छोटा है, जिनका दिमाग तंग है, वैसे लोगों का एक संगठन है। वहाँ खुली सोच, खुले विचार, बड़े दिल वाले, बड़ा काम करने वाले लोग वहाँ नहीं रोक सकते। इसीलिए अधिकतर लोगों ने उनको छोड़ दिया और जो लोग हैं अब वो जेल जाने की तैयारी में, जेल की बुकिंग चल रही है तिहाड़ में, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 1, ऐसे लोग जा के बैठे। तो जो लोग बड़ा बड़ा बाबा साहब का फोटो लगाते थे, भगत सिंह जी का फोटो लगाते थे, ईमानदारी की बात करते थे, आखिरी में सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि आपने एक पूरे सबको कहा कि ये चोरों की जमात है और आप जो है उस जमात के मुखिया बन गए खुद ही। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश ऐसे इंडी अलायंस को पूरी तरीके से नकारेगा, उसमें चाहे कोई भी दल हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अम्बेडकर जयंती के बाद से लगातार सभी प्रमुख जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अभी आज अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, सब ये कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव में नरेंद्र मोदी जीत गए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो संविधान बदल के रख देंगे। आप एक दलित नेता हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़े समर्थक भी हैं, बहुत बड़े पुजारी भी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नीचे जनता को क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे संविधान के साथ कोई छेड़छाड़, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वयं बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान अब नहीं बदला जा सकता? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। बाबा साहब के नाम पे 5 जो तीर्थ महत्वपूर्ण जो स्थान हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, वो तीर्थ स्मारक, वो मंदिर, वो सारी जगह वो किसने डेवलप करी? आज आज़ादी के बाद वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बनाने का काम किया। जो कांग्रेस के अलावा जो सरकार थी उन्होंने भारत रत्न उनको दिया। कांग्रेस को संविधान बचाने का वो नहीं है, वो अपने आप को बचाने का उनको खतरा है कि भाई हम कैसे बचें। तो संविधान की आड़ में वो ये कर रहे हैं। संविधान हमारे देश का और मजबूत होगा, इसलिए संविधान की चिंता ना करें, वो अपनी चिंता करें। तो संविधान इसी तरीके से चलता रहेगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के असली अनुयायी के रूप में वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को चरितार्थ करके दिखाया है। वो तो जब पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में कुछ कार्यक्रम होता तो सबसे पहले संविधान के सामने हाथ जोड़ते हैं। वो जब पार्लियामेंट में एंटर हुए तो सबसे पहले पार्लियामेंट में होगी। ये जो लोग हैं ये कुचलते हैं पार्लियामेंट्री मर्यादाओं को, संविधान को, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं। और इसीलिए ऐसे जो दमनकारी लोग हैं उनका इलाज 2024 में जनता हमेशा हमेशा के लिए कर देगी, उनको घर पे बिठाने का काम करेगी। तो ये जो दिशाहीन नेतृत्व आज मोदी जी के खिलाफ जो अभियान लेकर के चल रहा है, मैं समझता हूँ कि 2024 के बाद ये इस लायक ही नहीं बचेगा कि ये कुछ दुष्प्रचार कर सके। तो ये थे अशोक तंवर जी जो सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और ये ताल ठोक कर कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराने में इनको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। देखते हैं ये चुनाव परिणाम के बाद फिर इनसे मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और इलेक्शन मंत्रा देखते रहिए। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए।